हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेदरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा, क्या जाना हमने वेदरिंग के बारे में, साथ ही साथ हमने उसके 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वेदरिंग की चीजें तो हमने सारी पढ़ ली और जान लिया अर्थ में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे नेचर में। जितने भी हमारे क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस होती हैं, उनकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे हमारा कैसे बदलाव आता है, चाहे वो सनलाइट हो, रेनफॉल हो, हवा हो, विंड हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके 2 टॉपिक्स को। तो बेसिकली बुक में जो है दोनों को अलग अलग पैराग्राफ्स में है, मैंने कंबाइन कर दिया है इफेक्ट्स और सिग्निफिकेंस। यानी कि वेदरिंग हो गई, ठीक है, अब वेदरिंग होने से क्या रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है ना। तो वो इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वेदरिंग होनी क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ये जो पूरा का पूरा हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसे एक्सोजेनिस प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि एक्सोजेनिस प्रोसेस में डिस्ट्रक्शन होता है। तो कोई चीज डिस्ट्रक्शन होना क्यों अच्छा है, नुकसान तो मतलब गलत तो नहीं है, होना तो अच्छी बात है, तो वो क्यों होगा, तो उसकी वो इंपॉर्टेंस को भी साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्रक्स है बस ये है कि आपको चीजों को समझना जरूरी है, तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा और बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इफेक्ट्स इसके जो निकल कर आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन होता क्या है, देखिए हमारी अर्थ है, अर्थ बनी, अगर अर्थ को आप देखेंगे, लैंड फॉर्म्स को यानी लिथोस्फीयर को देखेंगे, तो क्या है, सारा रॉक से बना हुआ है और रॉक के अलावा क्या है, मिट्टी है बस, और क्या है। तो वो जो रॉक है, वो रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रॉक में से लावा निकला, लावा निकल कर बाहर आया। लास्ट वीडियोस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा था ना चैप्टर्स में, जिसमें निकलता है लावा, बाहर निकलता आके ठंडा हो जाता है और एक बड़ा सा टीला पत्थर का बन जाता है। अब वो जो पत्थर बन रहा है तो वो टूटेगा भी केमिकल वेदरिंग की वजह से, वो सॉरी केमिकल की वजह से, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल तरीके से। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है, बेसिकली द फेकिंग ऑफ और ऑफ मोर और लेस कार्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स, ओवर बेड रॉक्स रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। तो बेसिकली फ्लैट सरफेस हो गया, राउंडेड सरफेस हो गया, उसके ऊपर परत परत जो चढ़ी होती है, बेसिकली जो पत्थर की परतें चढ़ी होती है, वो जो शेल्स उतरते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा रॉक सरफेस है, इसको मान लीजिए रॉक सरफेस है, या गोल ले लीजिए इस तरीके से। तो रॉक सरफेस के ऊपर क्या होता है, काफी सारी शीट्स होती है, जैसे परत जमी होती है, क्योंकि रॉक बेसिकली क्या है, जो रॉक्स बनी हो किससे बनी है, लावा से बनती है। तो लावा जब बनेगा तो इस तरीके से तो परत पे परत चढ़ती चली जाती है ना उसके ऊपर ऐसे, तो इस तरीके से वो परत उतरती भी चली जाती है, किससे, वेदरिंग की वजह से। और इसी को हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक्सफोलिएशन जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद ये होता क्यों है, अब कारण भी तो जानना जरूरी है ना कि एक्सफोलिएशन क्या किस कारणों की वजह से होता है। तो एक्सफोलिएशन का कारण, एक्सफोलिएशन कैन अगर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब चीजों का मतलब टेम्परेचर है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी क्या होता है, टेम्परेचर अगर गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मिट्टी फैलती है, एक्सपैंड होती है, और जब ठंड पड़ेगी तो मिट्टी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है टेम्परेचर के बढ़ते चलते, जैसे बताया था ना मैंने कि जैसे एक रॉक है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, फिर गर्मी भी पड़ रही है, फिर बरसात भी हो रही है, तो चेंजेस तो आएंगे ना, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, और उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के होते हुए एक्सफोलिएशन देखने को मिलता है, परतों का उतरना। ठीक, उसके बाद आता है एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली। अब ये बेसिकली क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म आ गया है। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब जैसे कि लेयर्स है, लेयर्स इस तरीके से है, ये इसके ऊपर सेडिमेंट्स हैं, तो सेडिमेंट्स उतरेंगे बहेंगे। तो जैसे हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था ना कि ये सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्स है, फिर बरसात आई, पानी आया, मूव हो गया, इसी के चलते हुए नीचे से जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग होती है, अगर कोई सामान है इस तरीके से नीचे वाइब्रेशन होगी, तो टेबल के ऊपर रखी कोई भी चीज जो है वो हिलेगी, साइड अपनी जगह से हिल जाएगी। उसी तरीके से ये उसी को दर्शाना चाह रहा है कि ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन, जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है धरती के अंदर से नीचे से जो फोर्स लग रहा है, खींचना उतार, उसके चलते हुए सेडिमेंट्स का इधर उधर हो जाना, और इससे नई परत आ जाती है और पुरानी परत चली जाती है। तो ये तो था कि वेदरिंग किसकी वजह से होती है, और ये हमारा वेदरिंग का मैंने बताया इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर इसको मैं क्रक्स में खत्म करूं तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग बेसिकली क्या होता है कि जो रॉक फॉर्मेशन यानी रॉक्स के ऊपर जो है नई फॉर्म आना, अर्थ पे जितना भी लैंड एरिया है उसमें क्या होता है, बरसात, हवा, पानी, इन सारी चीजों से चीजों का टूटना, बिखरना, लेयर्स का चढ़ना उतरना, ये सारा होता रहता है, तो ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है।
अब ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इसके फायदे क्या हैं, फिर अगर मान लीजिए कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है तो फिर उससे होगा क्या, तो उससे होगा ये बेसिकली, अब सिग्निफिकेंस अगर हम पढ़ें, सो वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हाँ चीजों का टूटना होता है वेदरिंग से, इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी कि बड़ा टीला है उससे फिर टूट के छोटा छोटा टीले में बन गया, एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रिगोलिथ्स एंड ऑल्सो मॉस मूवमेंट एंड इरोजन, और इसी के चलते हुए फिर मॉस मूवमेंट और इरोजन देखने को मिलता है। अब जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, जैसे फिजिकल ये जो दूसरी ज्योग्राफी होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालयस की 3 लेयर्स होती है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जैसे कि कश्मीर वगैरह हो गया, मिडिल हिमालय हिमाचल हो गया, और तीसरा जो शिवालिक होता है लेसर हिमालय, वो हम बात करेंगे देहरादून की। तो अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कभी आप लोग हरिद्वार गए हों, तो हरिद्वार कहाँ पड़ता है, देहरादून से नीचे ही होता है थोड़ा, तो आप लोग नोटिस करना देहरादून में पहाड़ है, और देहरादून से नीचे जब आप हरिद्वार में आएंगे, हर की पौड़ी या फिर जैसे नदी में नहाएंगे, तो उसमें जो आपको छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, तो पत्थर किससे टूट के बने हैं, वो शिवालिक रेंज से ही टूट के छोटे छोटे आए हैं। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, फिर और जब नॉर्दर्न प्लेन में जाएंगे तो आपको वही पत्थरों से मिट्टी बन जाती है। तो बेसिकली रॉक से ही मिट्टी बनती है, तो बड़े बड़े पहाड़ टीले होते हैं, उनसे टूट के फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पत्थर बनते हैं, और फिर उन पत्थरों से छोटे होते हुए रेत सॉइल बनती है, और इसी सॉइल में तो हमारा नॉर्दर्न इंडिया, तो इसको एक बार मैं इंडिया के नक्शे में दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ड्राइंग पे आप लोग ज्यादा मत जाइएगा, इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए ये हमारा शिवालिक रेंज है, ये वाली, तो ये शिवालिक रेंज है, तो उसके बाद नीचे हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है, और नॉर्दर्न प्लेन में ही हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, किसमें, नॉर्दर्न प्लेन में हमारा, ठीक है ना। तो रॉक से ही टूट के हमारा क्या बन रहा है, मिट्टी बन रही है, और उस मिट्टी में क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं। उसके अलावा आता है हमारा बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी, तो जो जंगल है, हमारे पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, और इतनी बायोडाइवर्सिटी जो है, मतलब इतने जीव जानवर हैं, वो किसकी वजह से है, वेदरिंग की वजह से। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करना, पिछले वाले एक वीडियो में मैंने एक डायग्राम है बुक में आपके, उसमें मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से कि वेदरिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है वेदरिंग। तो वेदरिंग जो है क्यों होती है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे, क्योंकि बरसात वहीं पे होती है, सबसे ज्यादा सनरेज वहीं पे पड़ती है, सबसे ज्यादा हवा वहां पे चलती है, ये सारी चीजें हो रही है, तो वेजिटेशन भी वहीं पे सबसे ज्यादा हो रहा है, और वहीं पे सबसे ज्यादा वेदरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि वेदरिंग ज्यादा हो रही है, यानी कि लैंडफॉर्म्स बन के तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पे बरसात हो रही है। तो चीजों को कनेक्ट कर लो आप, वेदरिंग भी, तो ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ हमारा ये अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है हमारा, यहीं पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, यहीं पे सबसे ज्यादा बरसात हो रही है, यहीं पे फिर इसलिए वेदरिंग भी यहीं होगी, वेदरिंग होगी तो उसी से लैंडफॉर्म बनेगा, और यहीं पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। नहीं तो ऊपर नीचे आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल में नहीं देखने को मिलेगा इतना। तो इसी वजह से बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितने भी जंगल बन के तैयार होंगे, रॉक टूटेगी, अब रॉक के ऊपर तो नहीं जंगल बन सकता ना, उसके लिए तो मिट्टी चाहिए, तो रॉक टूटेगी, जब उसका फॉर्मेशन होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, उससे फिर वो मिट्टी बनेगी, मिट्टी में क्या होगा, फिर जंगल बनेगा, वेजिटेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें बनके तैयार होंगी। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन आयरन एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड में। अब जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यूज क्या होते हैं, हमारे बड़े बड़े पहाड़ी टेबल टॉप प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। तो उनका अगर वेदरिंग नहीं होगी तो उसके अंदर हम ड्रिल करके कैसे आयरन को निकालेंगे, कैसे मिनरल्स को निकालेंगे, तो मिनरल्स भी तो तभी निकलेंगे ना जब वेदरिंग से रॉक्स को तोड़ा जाएगा, उसके बाद ही तो बेसमेंट में जाके अंडरग्राउंड में जाके आयरन माइनिंग निकाली जाएगी। इसी में कह रहे हैं ना, वेदरिंग अंडरगो बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज टू रिफाइन मिनरल्स। अब अगर यहाँ पे बात करूं कि वेदरिंग कैसे बेनिफिशियल है आयरन और मिनरल्स की, अगर हम माइनिंग की बात करें, तो जैसे कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ऐसा थोड़ी ना है कि अंडरग्राउंड में पाए जा रहे हैं तो वो एकदम प्योर होते हैं, तो उनके साथ मिक्सचर तो होगा ना, मिट्टी और बाकी के सेडिमेंट्स वगैरह मिक्स हुए हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा केमिकल और फिजिकल जो वेदरिंग होती है उसके चलते हुए क्या होता है, जब चीजों पे वो पड़ेंगे तो केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से, फिजिकल की वजह से जो बाकी इम्प्योर मटेरियल है वो अलग हो जाता है, और एक फाइन मैटर जो होता है वो निकल कर आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वेदरिंग में बहुत बड़ा, मतलब वेदरिंग एक बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होता है अगर जब माइनिंग वगैरह होती है, तो उसमें इस तरीके से। नहीं तो अगर इंसान ही मशीनरी को लेके माइनिंग करने लग जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है उस मटेरियल से ज्यादा पड़ जाएगी, ठीक है। और इसी के चलते हुए और एक लास्ट में आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, रॉक वेदरिंग होने से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एग्रीकल्चर जो मैंने बताया आपको। और लास्ट जो एक माइनिंग वाला था इसी में, और इसी के चलते इकोनॉमिकल बेनिफिट, तो वेदरिंग से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो।
क्योंकि नेचर है, नेचर को ऐसा नहीं है कि उस नेचर में जितनी भी चीजें हो रही है वो इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं नेचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस धरती को बनाना, बिगाड़ना, तभी इंसान के लिए हर चीज बेनिफिट साबित होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेदरिंग कितनी जरूरी है हमारे अर्थ के फॉर्मेशन में, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिक रीजन में ही आपको वेदरिंग देखने को मिल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको ट्रॉपिक रीजन में ही, वेजिटेशन हुआ, इंसान हुआ, ऑर्गेनिजम्स हो, मल्टीपल डाइवर्सिटी, वो यही देखने को मिलती है। तो यही था मेरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो यही था मेरा टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड्स के बारे में, वो हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।